अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक है वो जो बाकी हीमोडायनेमिक्स डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड है। और ये लास्ट टॉपिक है हीमोडायनेमिक डिजीज़ेज़ या हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स के अंदर। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो पॉसिबल कंसेक्वेंसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि जब अगर बॉडी थ्रोम्बोसिस से इफ़ेक्ट होती है तो उसके कंसेक्वेंसेस क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। आज की प्रेजेंटेशन में, आज के लेक्चर में हम उन पॉसिबल कंसेक्वेंसेस का जिक्र करेंगे। देखिए, होता यह है कि जब भी बॉडी के अंदर कहीं पर क्लॉट बनता है ड्यू टू या एज ए रिजल्ट ऑफ सम इंजरी, ठीक है, हेमरेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, या वैन या आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट बनता है, तो बॉडी के अंदर होता यह है कि कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं नेचुरली। और उनका काम ये होता है कि वो जो क्लॉट बन जाता है उसको डिसॉल्व कर दें, ठीक है, और या उसको लाइस कर दें। पर्पस क्या होता है इसका, मकसद क्या होता है डिसॉल्व होने का या डिसॉल्व करने का? इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड क्लॉट बना है इंजर्ड एरिया के अंदर, ठीक है, वो अपनी जगह पर कन्फाइन रहे, वो एक मखसूस लिमिट तक महदूद रहे, वो एक मखसूस साइज तक जो है वो ग्रोथ करे। न तो उस मखसूस साइज से वो ग्रोथ ज्यादा करे और ना वो इंजर्ड एरिया की जो एक मखसूस जगह है उससे वो तजावज करे, ठीक है। ओके, तो ये कह रहा है कि आफ्टर ब्लड क्लॉट स्टार्ट टू फॉर्म अनदर सीरीज ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बिगिन टू डिसॉल्व द क्लॉट। ये बात मैंने आपको बता दी कि इमीडिएटली जो है वो उसको लाइस करता है या डिसॉल्व करता है। Purpose of this process is to confine the clot to the injured area of the blood vessel, limit the size of the clot, and prevent it from growing too large. Sometimes DVT or deep vein thrombosis can be completely dissolved or lysed by the body's own natural processes. हमने बात की थी दो किस्म के थ्रोम्बोसिस की, एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस था और एक सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस था या सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस था, जिसके अंदर हमने पल्मोनरी इम्बोलिज्म का भी फिर आगे चलकर जिक्र किया था। तो जब भी थाइस के अंदर या पेल्विक के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है और डीप वेन थ्रोम्बस बनता है, तो बॉडी का जो अपना नेचुरल मैकेनिज्म है, अपना नेचुरल प्रोसेस है, वो क्या करता है कि वो उसको डिसॉल्व कर देता है। इस डिसॉल्व करने के नतीजे में कभी कभार ये होता है कि इस क्लॉट के बनने की वजह से या इस क्लॉट के डिसॉल्व होने की वजह से जो वेन है और इसके वेल्व्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ये उसके कंसिक्वेंसेस है। तो ये जो ग्रीन हाईलाइटेड जिस जगह पर मैंने दिया हुआ है, ये बेसिकली थ्रोम्बोसिस के कंसिक्वेंसेस हैं, उसके नुकसानात हैं कि अगर ब्लड क्लॉट बना है और बॉडी उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो वेन है यानी आर्टरी है या वेन है, वो क्या हो जाती है, वो परमानेंट डैमेज हो जाती है और उसके जो वॉल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। In fact, 5 to 30% of individuals who experience DVT develop a second or recurrent DVT within 5 years of the first episode. अगर एक पेशेंट है कि जिसको लेट सपोज 2020 के अंदर डीवीटी हुआ है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, तो 5 से 30% तक इंडिविजुअल या पेशेंट्स के अंदर ये चांसेस हैं कि अगले 3 से 5 साल या 5 साल के अंदर अंदर वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसको दोबारा से हो। यानी एक दफा हुआ 2020 के अंदर, वो उसका उसने इलाज किया, वो डिसॉल्व हो गया, लाइज हो गया। अब चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट जो 5 इयर्स हैं उसके अंदर वो इसको दोबारा से डेवलप कर ले। तो ये भी उसके कंसिक्वेंसेस हैं, ये भी एक उसका नुकसान है। समटाइम्स अ क्लॉट सर्व इज अ सरफेस ऑन विच अनदर क्लॉट फॉर्म। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग एक क्लॉट होता है, ये दूसरे क्लॉट के बनने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, सो दैट द क्लॉट कंटिन्यू टू ग्रो। और जो क्लॉट है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करना शुरू कर देता है। एज इट इंक्रीजेस इन साइज, ब्लड फ्लो में बी कंप्लीटली ब्लॉक्ड विद इन अ वेन।
तो जितना जितना ये इंक्रीज होता है साइज के अंदर, डेफिनेटली जो ब्लड फ्लो है वो भी कंप्लीटली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है किसी भी वेन के अंदर। ठीक है, तो ये भी इसका नुकसान है कि वो एक नेक्स्ट क्लॉट के लिए सरफेस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। द क्लॉट में इवन एक्सटेंड इनटू लार्जर वेन टू विच द प्रेजेंट वेन इज कनेक्टेड। अच्छा, क्या होता है, द क्लॉट में इवन एक्सटेंड इनटू अ लार्जर वेन। जो एग्जिस्टिंग क्लॉट होता है ये क्या कर लेता है कि जिस वेन के अंदर ये बना हुआ होता है वो वेन किसी लार्जर वेन के साथ कनेक्ट होती है, तो ये बेसिकली क्लॉट जो है वो उस लार्ज वेन के अंदर भी वहां तक जो है वो अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है। इन दिस केस सर्कुलेशन टू लेग, आर्म और अदर ऑर्गन मे बी so impaired that the limb, organ or person's life may be threatened। अच्छा, सर्कुलेशन क्या होती है, या लेग को या आर्म को या अदर बॉडी ऑर्गन को वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है, और जो इंसान की लाइफ होती है वो खतरे में पड़ जाती है, वो थ्रेटन जो हो जाती है। तो ये भी उसका एक नुकसान है कि पर्सन की जो लाइफ है वो थ्रेटन हो जाती है थ्रोम्बोसिस की वजह से। ओके, in one of every 5 cases, the clot or a piece of it breaks free and travel through progressively larger vein। देखें, हमने इम्बोलिज्म की बात की थी, तो इम्बोलस बेसिकली क्या होता है, एक टूटा हुआ थ्रोम्बस होता है। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान है कि जो थ्रोम्बस होता है वो अक्सर औकात क्या करता है कि वो अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, या पार्ट ऑफ दैट थ्रोम्बस डिटैच होता है और वो फिर ब्लड थ्रू स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल करता है। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल करता हुआ कहाँ पर पहुंच जाता है, कभी कभार ये जो है वो लंग्स तक पहुंच जाता है और फिर पल्मोनरी इम्बोलिज्म कॉज कर लेता है। ठीक है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, तो ये भी इसका एक नुकसान है कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म जो है वो भी थ्रोम्बोसिस की वजह से कॉज होता है। अच्छा, as many as 6 lakh Americans are hospitalized each year for DVT and its primary complication, pulmonary embolism। 6 लाख के करीब अमेरिकन हर साल हॉस्पिटलाइज होते हैं, किस वजह से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट डीवीटी एंड पीई अकाउंट फॉर एज मैनी 3 लाख डेथ्स पर ईयर। अच्छा, अब ये देखें कि 6 लाख लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिसमें 3 लाख लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ कॉज हो जाती है। तो यहां से आप उसके नुकसान का अंदाजा लगाएं। पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है दैट इज समथिंग डिफरेंट, तो वो मैं आपके साथ पाकिस्तान की जो रेशो है वो भी इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा। लेकिन ये हमने अमेरिका की जो है वो रेशो बताई है कि उसकी क्या रेशो है। 3 to 4% of all patients who experience pulmonary embolism suffer from chronic, that is persistent, obstruction of blood flow through the lungs। एक दूसरा नुकसान क्या है थ्रोम्बोसिस का, तकरीबन 3 से 4% तमाम की तमाम पेशेंट जिनको पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है उनके अंदर क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाती है थ्रू लंग्स। अच्छा, अब ये जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हुई है या हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कहलाती है क्रॉनिक थ्रोम्बो इम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, CTEPH। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आए कि व्हाट इज CTEPH, तो आप ये लिखें कि इट इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स। ठीक हो गया, इन पेशेंट्स हु एक्सपीरियंस पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, आगे चलकर देखेंगे द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्लड फ्लो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये भी एक नुकसान है कि अब अगर थ्रोम्बोसिस हुआ है तो जाहिर है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ब्लड फ्लो की, पीछे से ब्लड आगे नहीं जा रहा। ठीक है, वो ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो जब नहीं कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर जो पल्मोनरी आर्टरी का है वो क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और उसकी फिर अगर पल्मोनरी आर्टरीज का प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसका क्या नतीजा होगा, सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर इंक्लूडिंग
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है वहां पर, और क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या चीजें कंसिक्वेंसेस हैं, नुकसान हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें अभी आपको वाजे हो जाएगा कि बेसिकली डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब होता है पेशेंट के अंदर, तो हमें कैसे पता चलता है, या उसकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है, कि एक पेशेंट है, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ और वो कई महीने तक रहा अनट्रीटेड। अगर वो कई महीने तक अनट्रीटेड रहा और डायग्नोज नहीं हुआ, तो जब उसकी आप लेग को डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करते हैं, तो क्या पता चलता है, एक तो स्पेसिफिकली वो थोड़ी सी सोलन होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो टखने होते हैं एंकल, इससे ऊपर का हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, सोलन होता है। और स्किन का कलर जो होता है वो नॉर्मल से चेंज हो जाता है, डार्कर हो जाता है। ठीक है, जिस तरह इस पहली वाली ऊपर वाली पिक्चर के अंदर मेंशन है। अब अगर ये कंडीशन कंटिन्यूड है फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है, फिर क्या होता है कि वहां पर जो है वो अल्सर्स भी बन जाते हैं। ये जो नीचे वाली पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये एंकल के ऊपर क्या है, अल्सर बना हुआ है। ठीक है, और ये अल्सर क्या होता है, ये फिर इजीली इन्फेक्ट हो जाता है। टू प्रिवेंट सच कॉम्प्लिकेशंस, डॉक्टर रिकमेंड दैट पेशेंट वॉक फ्रीक्वेंटली। अब इन कंडीशन को से बचने के लिए, या इन कंडीशन को यानी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वॉक करें फ्रीक्वेंटली। ठीक है, डू नॉट सिट क्रॉस लेग्ड। आपने पालती मारकर नहीं बैठना, क्रॉस लेग, एक टांग इधर और एक टांग इधर, वो जो कहते हैं पालती मारकर बैठे। एंड वेन एवर पॉसिबल स्लाइटली रेज देयर लेग व्हेन सीटेड। जब बैठे हुए होते हैं तो अपनी टांगों को थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो क्या करें, वो फैला ले, रेस करके, यानी फैलाकर थोड़ा सा जो है वो उसको रेस कर लें या उठा लें। इन स्टैंडिंग पोजिशन स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन स्टॉकिंग मस्ट बी वॉर्न। ठीक है। अच्छा, ऐसी लिबास आपने पहनना है कि जो उसको क्या करे, उसको कंप्रेस करे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन स्टॉकिंग। ये तो हमने डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात की। इसके अलावा हमने बात की थी सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस, लेकिन उसकी हमने डिटेल नहीं पढ़ी थी। हमने थ्रोम्बोसिस में ये देखा था कि बेसिकली डीप वेन थ्रोम्बोसिस और आर्टेरियल, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होती है, ठीक है, और कौन से उसके नतीजे में बनती है, वेनस थ्रोम्बोसिस के नतीजे में बनती है। ठीक है, और आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस क्या होता है। ओके, जो सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस होता है, thrombosis usually occur in the deep vein of the extremities but may also appear in the vein just below the skin। कहते हैं कि थ्रोम्बोसिस या तो देखें दो जगह पर हो गया, एक तो डीप वेन्स के अंदर हो गया, लेकिन डीप वेन के अलावा ये सुपरफिशियली, ये जो स्किन के नीचे वेन्स हैं इनके अंदर भी होता है। इट प्रोड्यूसेस पेन बट देयर इज नो रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर आप इस तस्वीर को देखें, ठीक है, ये घुटनों की तस्वीर है, घुटने से नीचे का एरिया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर स्किन के नीचे जो वेन्स हैं उसके अंदर थ्रोम्बोसिस बनता है। ये दर्द जरूर करता है, लेकिन चांस नहीं होता कि ये थ्रोम्बोसिस जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो। वजह उसकी ये है कि ये डीप वेन्स के अंदर नहीं होता, ये सुपरफिशियल वेन के अंदर होता है। We call surface vein thrombosis as phlebitis or thrombophlebitis। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज phlebitis, तो आपको पता होना चाहिए कि phlebitis बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन को कहा जाता है, या आप ये कह लें कि सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस को phlebitis कहते हैं या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि थ्रोम्बोसिस को डॉक्टर डायग्नोस कैसे करते हैं। ठीक है, एक पेशेंट उनके पास जाता है, उसकी टांगे स्वोलन होती हैं, ठीक है, डार्क कलर का उसका जो है वो कलर होता है, तो उसको जाहिर है चलने फिरने में भी तकलीफ महसूस हो रही होती है। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल टेक योर मेडिकल हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, और एक आप पेशेंट का जो है वो फिजिकल एग्जाम करते हैं।
फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट भी जो है वो इसके अंदर किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि वो ये देखें कि आपका जो ब्लड है वो कितने टाइम के अंदर क्लॉट होता है, ठीक है। इसके अलावा वीनोग्राफी है। वीनोग्राफी क्या होती है कि एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है वेन के अंदर और फिर एक्सरे लिए जाते हैं, ठीक है। वो एक्सरे बेसिकली बता रहे होते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो किस किस्म का है और किस जगह पर क्लॉट मौजूद है, ठीक है। तो एक्सरे की मदद से, सॉरी, ये जो डाई है, ये इसकी मदद से हम एक्सरे करते हैं और एक्सरे जो है वो हमें फिर इजीली बता देता है कि किस जगह के ऊपर जो है वो क्लॉट मौजूद है। एमआरआई या सीटी, ये इमेजिंग टेक्निक्स हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है और कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। द इमेजिंग प्रोसीजर दैट इज यूज्ड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, या ब्लड क्लॉट। ये क्या बता रहा होता है कि ब्लड क्लॉट बेसिकली कहां पर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं कि जिसके जरिए से डॉक्टर्स जो हैं वो थ्रोम्बोसिस को डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या चीज है? ब्लड थिनिंग मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीकोगुलेंट्स जिनको बोला जाता है, ठीक है, जो कि ब्लड को थिन कर रही होती हैं। कैथेटर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैथेटर्स क्या होता है? कैथेटर्स जो है वो इफेक्टेड एरिया के अंदर जो है वो जाकर उस क्लॉट को रप्चर कर देते हैं। स्टंट इस्तेमाल करते हैं। स्टंट क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल को ओपन करके उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, और उसको बंद होने से जो है वो बचा रहा होता है। मेडिसिन टू इंटरफेयर विद द डिजोल्व ब्लड क्लॉट, ठीक है। कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं जो कि क्या करती हैं, उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देती हैं, ठीक है। तो ये आज आपका एक छोटा सा लेक्चर है जो कि कंसिक्वेंसेस के बारे में था। और यहाँ पर जो है आपके हीमोडाइनेमिक इफेक्ट्स या हीमोडाइनेमिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपके शायद 3 टॉपिक मज़ीद हैं, तो वो हम कर लेते हैं और उसके साथ-साथ इंशाल्लाह फिर हम इसकी रिवीजन शुरू कर देंगे। और जो केएमयू के लेक्चर्स हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उल अज़ीज़ शेयर कर दूँगा, तो आप उसमें भी देखा करें, ठीक है? और जो मैंने लेक्चर बनाया है, उसको भी देखा करें। थैंक यू वेरी मच।